हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपना अगला सेशन लेके, जो कि है हमारा कैदी और कोकिला। ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम क्षितिज बुक का पहला पार्ट अपना कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है, जो कि है काव्यखंड। तो काव्यखंड में अभी तक हमने 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये आज हमारा इसका 12 नंबर का चैप्टर होगा, जो कि है कैदी और कोकिला। ठीक है बच्चों, तो पहले हम जानेंगे कि ये कविता किसने लिखी है। ये कविता लिखी है हमारे महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं, इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक एक गांव में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ये शिक्षक बन गए थे। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में ही ये एक टीचर बन गए थे। बाद में इन्होंने अपनी टीचिंग या अपना अध्यापन का कार्य छोड़कर पत्रिका संपादन का कार्य शुरू कर दिया था। मतलब इन्होंने बाद में टीचिंग का काम छोड़कर पत्रिका संपादन, मतलब ये एक पत्रिका बनाने में लग चुके थे। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। मतलब वे एक देशभक्त कवि थे। मतलब अब उनकी कविताएं किस पे आधारित होती थी? देशभक्ति पर। और कवि कैसे थे? एकदम प्रखर, मतलब एकदम प्रखर पत्रकार थे। मतलब बोलने से कभी नहीं चूकने वाले, ऐसे ये कवि थे। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। मतलब ये कैसे कार्यकर्ता थे? कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता के दौरान, मतलब जब हमारा देश गुलाम था, उस आंदोलन के दौरान ये कई बार जेल भी इन्हें जाना पड़ा। आगे सन 1968 में इनका देहांत हो गया था। सन 1968 में इस महान कवि का क्या हुआ? देहांत हो गया था। तो बच्चों, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कविता में हम जानेंगे क्या। तो ये जो कविता हमारी ली गई है, ये कविता है आज़ादी के पहले की। इसमें कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने उस टाइम जो अंग्रेज होते थे, वो भारतीयों के साथ किस तरह का अत्याचार करते थे जेल के अंदर, उसका उन्होंने वर्णन किया है कि जेल के अंदर भारतीयों की स्थिति कितनी दयनीय होती थी और कितनी यातनाओं का उन्हें सामना करना पड़ता था। ये सारा वर्णन इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि वह एक ऐसा समय था जब जेल में बैठा कैदी कोयल को अपने दुखों के बारे में बतला रहा है। मतलब इन्होंने अपने दुखों का वर्णन एक कोयल के माध्यम से किया है। ठीक है, अंग्रेज उसे चोर, डाकू और बदमाशों के बीच डाले हुए हैं और भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता है। किनको? कैदियों को। किनके बीच डाले हुए हैं? चोर, डाकू और बदमाशों के बीच डाले हैं और उन्हें कैसा? पेट भर के खाना भी नहीं मिलता है। उन्होंने अंग्रेजों के शासन को काला शासन कहा है। ठीक है, अंग्रेजों का कानून कैसा था? काला शासन था। उन्होंने बताया यह वक्त अब मधुर गीत सुनाने का नहीं है। वो कोयल से कह रहे हैं कि अब ये जो समय है, ये मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि आज़ादी के गीत सुनाने का है, ताकि सभी लोग आज़ाद रह सके, जैसे कि कोयल आज़ाद है। ठीक है, कवि ने कोयल से चाहा कि वह स्वतंत्र नभ या स्वतंत्र आसमान में जाकर गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करे या लोगों को जागरूक करे। मतलब वो अपना संदेश जाके लोगों तक पहुंचाए कि आपको भी आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो इसी के साथ हमारी कविता का पहली लाइन है, जो कि है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तो क्या लाती हो। है ना, संदेश किसका है? कोकिला बोलो। तो यहाँ पे जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, वो कविता में कोयल से पूछ रहे हैं कि कवि के द्वारा जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों की मनोदशा और पीड़ा का वर्णन इन लाइनों में किया गया है। ठीक है, जब कोयल कवि को अर्धरात्रि में चीखती या गाती हुई सुनाई देती है। ठीक है, वैसे तो पक्षी रात में गाते नहीं हैं, पर जब कोयल उन्हें गाती हुई सुनाई दी तो उन्होंने सोचा कि शायद कोयल मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई है। तो वे कोयल से पूछ रहे हैं कि क्या मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। उनके मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि कोयल उनके लिए कोई प्रेरणादायक संदेश लेकर आई होगी। तब कवि से रहा नहीं गया, तो वो कोयल से प्रश्न करने लगते हैं कि क्या कोयल, तुम क्या गा रही हो? आखिर गाते गाते बीच में रुक क्यों जाती हो? है ना, कोयल गाते गाते बीच में रुक जाती है। तो वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या गा रही हो जो गाते गाते बीच में रुक जा रही हो? मुझे भी बताओ, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो?
मुझे बताओ यह किसका संदेश है। कोकिला मतलब वो बहुत व्याकुल होके अपने प्रश्न पूछ रहे हैं कोयल से कि क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। दूसरा है ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बदमाशों के डेरे में, है ना। जीने को देते नहीं पेट भर खाना मरने भी देते नहीं, मतलब ये ठीक से जीने भी नहीं देते हैं और जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते हैं। तड़प रहा जन जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है शासन है, मतलब जीवन पर कैसा है, कड़ा पहरा है, किसका, शासन का है। या तम का प्रभाव गहरा है ना, तम यानी अंधेरे का प्रभाव बहुत गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, मतलब रात भी काली है बहुत, है ना। इस समय काली का मैं जागी क्यों आली, मतलब इस काली रात में तुम यहाँ क्यों आई हो। तो इन पंक्तियों में कवि अपने पराधीन भारतीयों मतलब गुलाम भारतीयों के ब्रिटिश शासन जो उन पे ऊपर अत्याचार कर रहा है उनका वर्णन कर रहे हैं। तो देखते हैं, कवि बोलते हैं, कवि एक स्वतंत्रता सेनानी है और कैदी के रूप में जेल के अंदर कैद है और वहाँ पे उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है वो किसे बता रहे हैं, वे कोयल को बता रहे हैं, है ना। वे कहते हैं उन्हें जेल के भीतर अंधकार में ऊंची दीवारों के घेरों में रखा गया है, मतलब काली ऊंची ऊंची दीवारें हैं और चारों तरफ क्या है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, जहां उन्हें अपमानित होकर डाकू चोरों लुटेरों के साथ रहना पड़ रहा है। मतलब कवि कैसे, ना तो वो चोर है, ना तो डाकू है और ना ही लुटेरे हैं, तो उन्हें किनके साथ रहना पड़ रहा है, इन लोगों के साथ रहना पड़ रहा है। न जीने के लिए पेट भर खाना नसीब होता है और ना ही मरने की छूट दी जाती है, मतलब उनका जीवन इस तरीके से हो गया है, ना तो वो ठीक से जी पा रहे हैं ना ही उन्हें मरने दिया जा रहा है। और कैसे कर दे रही है, उनकी हालत ऐसी हो गई है कि शरीर एकदम ज़ख्मी हो गया है ना। और शरीर को एकदम ज़ख्मी होकर तड़पता हुआ छोड़ देना ही शासन का एकमात्र उद्देश्य बन गया है। शायद कैदियों की स्वतंत्रता छीनकर रात दिन का कड़ा पहरा लगा दिया गया है, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि कैदियों की जीवन छीनकर उनके ऊपर दिन रात एक कड़ा पहरा लगा हुआ है, ना ही वह जी पा रहे हैं ना ही वे मर पा रहे हैं। जब कभी आसमान की ओर देखते हैं तो आशा रूपी चंद्रमा भी दिखाई नहीं देता, मतलब वे इतने ज़्यादा निराश हैं, इतने ज़्यादा आशाहीन हो गए हैं कि उन्हें आसमान में चंद्रमा की एक आशा की किरण भी नहीं दिखाई देती है, बल्कि अंधकार रूपी निराशा ही हाथ लगती है, मतलब उनके हाथ सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है, इतने वे निराश हो चुके हैं। तभी कोयल को वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, इतनी काली घनघोर रात में तुम क्यों जाग रही हो, मुझे भी बताओ। तो उनका कहना है कि रात इतनी घनघोर है तो तुम क्यों जाग रही हो, मुझे इसका आंसर बताओ। आगे चलते हैं, हमारा तीसरी कविता की लाइन है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिला बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव कीरख वाली सी, कोकिला बोलो तो, है ना। तो यहाँ पे कोकिला से क्या पूछ रहे हैं कि वे वेदनाओं का एहसास किसको है, कोयल को भी है, मतलब भारतीयों की वेदना का एहसास कोयल को भी है। शायद इसलिए कोकिला की आवाज़ में कवि ने क्या महसूस किया, वेदना महसूस किया, दर्द महसूस किया। उन्हें लगा कि कोयल ने अंग्रेज़ों की हुकूमत के द्वारा भारतीयों पे किए जाने वाले अत्याचारों को देख लिया है, मतलब कवि को ऐसा लग रहा है कि कोयल ने भी अंग्रेज़ों के द्वारा जो भारतीयों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं वो उन्हें देख लिया है। इसलिए उस कोकिला के कंठ से जो मधुर आवाज़ है वो निकलना बंद हो गई है और वो किस में बदल गई है, वे वेदना के रूप में बदल गई है। इसीलिए कोयल को देखकर कवि को लगा कि कोयल अपनी वेदना मुझसे साझा करना चाह रही है, मतलब कोयल को जो दुख है वो मुझे बतलाना चाह रही है। कवि कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, तुम्हारा क्या लुट गया है, मुझे भी बताओ, क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है, ये मुझे भी बताओ। उस समय कोयल की मीठी आवाज़ कहीं गुम हो गई थी, मतलब उस समय कोयल भी उदास हो गई थी। जो मीठी आवाज़ उसकी वैभव और पहचान है, मतलब जो उसकी मधुर आवाज़ जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, वो किस में बदल गई है, वे एक दुखद भाव में बदल गई है, जिसका कारण
कवि कोयल से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसा दुखों का पहाड़ टूटा है, मुझे भी बताओ। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारी कविता की चौथी लाइन है, क्या हुआ बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिला बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिला बोलो तो। यहाँ पे कवि कोकिला से हर चीज़ पूछना चाह रहे हैं, है ना, उनके माध्यम से संबोधित करना चाह रहे हैं। तो हम इसमें जानेंगे इसका अर्थ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अर्धरात्रि में तेरा वेदनापूर्ण स्वर चीखना गाना मुझे अशुभ लग रहा है। मतलब इस आधी रात में जो तुम गा रही हो, चीख रही हो, मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तुम बताओ आखिर तुम्हें क्या हुआ है, क्या कोई पीड़ा तुम्हें सता रही है ना। मतलब तुम इतनी रात में इतनी दुख स्वर में गूंज रही हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो तुम्हें क्या पीड़ा है वो मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। आगे कवि ब्रिटिश शासन की क्रूरता की ओर इशारा करते हैं और कोयल से कहते हैं कि क्या तुम्हें संकट रूपी जंगल में आग की ज्वालाएं दिख रही है। मतलब संकट रूपी एक जंगल में, मतलब वहाँ पर तुम्हें आग की ज्वाला उठती हुई दिखाई दे रही है क्या कोकिला, ये तुम मुझे भी बताओ। ठीक है, इसके साथ आगे चलते हैं। हमारी पांचवी लाइन है, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। ठीक है, कोलू का चर्रक चू, जीवन की तान गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर, जुआ खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ठीक है, दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली, है ना। यहाँ पे कवि कह रहे हैं अचानक से अनुभव हुआ कि शायद कोकिला को जंजीरों में जकड़ लिया है, इसीलिए वह चीख रही है ना। तभी वे कोयल से कहते हैं कि क्या तुम्हें जंजीरों में जकड़ा देख नहीं सकती, क्या तुम हमें जंजीरों में जकड़ा देख नहीं सकती, क्या तुम्हें भी दुख हो रहा है। यही तो हमारी पराधीनता का प्रतिफल है। मतलब यही तो हमारी गुलामी का रिजल्ट है जो ब्रिटिश शासन के द्वारा दिया गया है ना। यही तो हमारी पराधीनता का रिजल्ट है जो ब्रिटिश शासन के द्वारा दिया गया एक प्रकार का गहना है। अब तो मानो कोलू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का गान बन गया है। मतलब जब कोलू के बैल चलते हैं तो उनसे एक चुर चुर की जो आवाज़ आती है, यही हमारा अब एक गान या एक संगीत बन गया है। कड़ी धूप में पत्थर तोड़ते तोड़ते उन पत्थरों पे अपनी उंगलियों से देश की स्वतंत्रता का गान लिख रहे हैं। मतलब धूप में पत्थरों को तोड़ते तोड़ते उन उंगलियों से अपनी स्वतंत्रता का हम गीत लिख रहे हैं। मतलब अब हमें पेट पर रस्सी बांधकर चरखा खींच खींच कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। मतलब अब हम अपने पेट पर रस्सी बांधे हुए उस चरखे को खींच खींच कर ब्रिटिश सरकार का जो कुआं है अकड़ का, उसको खाली कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि हम इतने दुख में हैं, उसके बावजूद भी हम ब्रिटिश हुकूमत के आगे अपने घुटने नहीं टेकेंगे। उनके इस कुआं रूपी अकड़ को हम अवश्य कम करेंगे। ठीक है, इसीलिए कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अर्धरात्रि में तुम्हारी वेदना भरी आवाज़ ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया है और मेरे मन हृदय को व्याकुलता से भर दिया है। मतलब तुम्हारी इस दुखी आवाज़ ने मेरे मन में बहुत सारे आश्चर्य पैदा कर दिए हैं, है ना। मेरे मन को व्याकुलता या प्रश्नों से भर दिया है। आगे चलते हैं। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, है ना। कोकिला बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह विजट भांति बो रही हो, क्यों हो कोकिला बोलो तो इन लाइनों में कवि कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि रात्रि का आधा पहर गुजर चुका है और वातावरण में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस सन्नाटे को भेदते हुए तुम क्यों रह रही हो। मतलब रात के समय चारों ओर कैसा माहौल बन जाता है, चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। तो अगर हम कुछ छोटी सी भी आवाज़ आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा भेदती हुई हमारे कानों को सुनाई देती है। तो यही आवाज़ किसको सुनाई दे रही है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को सुनाई दे रही है। तो वो कोयल से पूछ रहे हैं कि तुम क्यों इतनी उदास हो,
है ना। तुम्हारी स्वर मतलब तुम्हारा जो मधुर स्वर है वो अब कैसी वेदनाओं में कन्वर्ट हो चुका है, जो मुझे भी दुखी कर रहा है। तो तुम मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ है। क्या तुम ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का बीज बो रही हो? मुझे भी बताओ। क्या तुम मतलब ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट कोई आंदोलन करना चाह रही हो या किसी आंदोलन की शुरुआत कर रही हो? ये तुम मुझे भी बताओ। अर्थात कवि कोयल के माध्यम से भारतीयों में देशभक्ति की भावना जागृत करना चाह रहे हैं, ताकि पराधीनता की जंजीरों से वे मुक्त हो सके। आगे की लाइन है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, जिस पर है गाली ए आली। मतलब वे यहाँ पर एक काली रूपी अपने दुखों का वर्णन कर रहे हैं, है ना। ब्रिटिश शासन को उन्होंने एक काला शासन भी बताया है इस काली रात्रि के माध्यम से, ठीक है। तो वे कह रहे हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ दुख रूपी काली ही काली है, मतलब हमारे रूप में सिर्फ काली ही काली, मतलब दुख ही दुख है। समस्त स्वतंत्रता संग्राम के नायकों का प्रतिनिधित्व करते हुए कवि एक कोयल के रूप में, कैदी के रूप में कोयल से कह रहे हैं कि देखो तू भी काली, ये दुखों की रात भी काली है, मतलब तुम भी काली हो और ये दुखों की जो रात है ये भी काली है। साथ में शासन के कष्टदायक इरादे भी काले हैं, मतलब जो अंग्रेजों का शासन है वह भी काला है। हम जिस कोठरी में रहते हैं वह भी काली है, और आसपास चलने वाली हवा के साथ साथ मुक्ति पाने की कल्पना भी काली है, मतलब आसपास हवा जो चल रही है वो उसमें मुक्ति पाने का कोई सोर्स नहीं है ना, तो उसकी कल्पना करना भी व्यर्थ है ना। हमने जो टोपी पहनी है वह भी काली है, और जो कंबल तन को ढका हुआ है वह भी काला है, मतलब हम जो अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई टोपी पहने हैं वह भी काली है। जो कंबल हमारे तन को ढक रहा है वह भी काला है, जिन लोह जंजीरों में हम कैद हैं वह भी काली है, ठीक है। आगे कवि भावनात्मक रूप से कहते हैं कि दिन रात इतनी कठोर यातनाओं को सहने के बाद भी पहरेदारों की हुंकार और गाली को सहन करना पड़ता है, मतलब इतनी यातनाएं हम सह रहे हैं, दिन भर हमें मारा पीटा जाता है, ठीक से खाने को नहीं दिया जाता है, उसके बाद भी उनकी गाली सुनने और सहन हमें इस काल में करना पड़ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिला बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों झर हो तैराती कोकिला बोलो तो, ठीक है। मतलब इन पंक्तियों में कवि कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कोयल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम स्वतंत्र होने के बाद भी आधी रात में संकट रूपी काराबार के आसपास क्यों मंडरा रही हो, है ना। मतलब तुम तो आज़ाद हो, तुम कहीं भी जा सकती हो, पर जहाँ पर हम कैद हैं वहीं पर आकर तुम क्यों मंडरा रही हो, है ना, वहीं पर बार बार क्यों आ रही हो। अपनी मदमस्त ध्वनि में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने वाले गीत क्यों गाए जा रही हो, मतलब इस माहौल में आकर तुम स्वतंत्रता के गीत क्यों गा रही हो। क्या तुम्हें किसी से डर नहीं लगता? कोयल बोलो तो, मतलब तुम्हें इतनी चीज़ें होने के बाद भी क्या डर नहीं लगता? बोलो तो कोयल, है ना। ये कौन पूछ रहा है? माखनलाल चतुर्वेदी जी पूछ रहे हैं। आगे की लाइनों में कहा है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, मतलब तुझे हरी हरी डाली मिली है हरियाली की, और मुझे कैसी मिली है? काली कोठरी मिली है। तेरा नभ भर में संचार मेरा, 10 फुट का संसार, मतलब तुम्हारा तो पूरा नभ है, पूरा आसमान तुम्हारा है, और मेरा कैसा है? मेरा सिर्फ 10 फुट का संसार है। तेरे गीत कहावे वहाँ रोना भी है मुझे गुना, मतलब तुम्हारे गीतों की हर जगह वाहवाही हो रही है और मेरा यहाँ पर रोना भी गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, है ना। मतलब यहाँ पे कवि क्या बता रहे हैं? अपनी विषमताओं को कोयल के सामने रख रहे हैं। वे कहते हैं, तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो कोयल, पूरा आसमान तुम्हारा ठिकाना है, तुम्हारे गीतों की लोग प्रशंसा करते हैं, तालियां बज उठती हैं। इसके विपरीत मेरे नसीब में क्या है? पराधीनता है, काली रात है, जेल की 4 दीवारी के भीतर ही मेरा काला संसार है। मैं चीखता हूँ, रोता भी हूँ, तो कोई मेरे आंसू पूछने वाला नहीं है। जैसे कि
मेरा रोना भी कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया है। हमारी परिस्थितियाँ बहुत अलग अलग हैं, ठीक है। मतलब तुम खुले आसमान में उड़ रही हो और मेरा 10 फुट का कमरा है जहाँ पर मैं कैद हूँ। तुम्हारा गीत सबको बहुत मधुर लगता है और मेरा रोना भी किसी सभी को गुनाह लगता है ना। तो यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा आज़ाद हो, है ना, और मैं एक पराधीन हूँ। आगे लेखक कहते हैं, इस हुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ। कोकिला बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू किसमें भर दूँ। कोकिला बोलो तो, है ना। इसमें कवि कह रहे हैं कि मैंने ब्रिटिश हुकूमत की यातनाएं सह रहे भारतीयों में कोयल की विद्रोह भरी आवाज़ के माध्यम से बूढ़ी हड्डियों में जान फूंकने का काम कर दिया है। मतलब मैंने अपनी यातनाओं से कोयल में मतलब कोयल में नई जान फूंकने का काम कर दिया है ना। बूढ़ी हड्डियों में नई जान फूंक दी है, अर्थात जिसे सुनकर कैदी कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो सकते हैं। मतलब मैंने मतलब यातनाओं से क्या कर दी है, एक विद्रोह की भावना जागृत कर दी है ना। इसमें कवि कह रहे हैं, कोयल बोलो और मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। क्या गांधी जी के स्वतंत्रता अभियान की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं। अपने कलम से कैसे क्रांति लाने को तत्पर हूँ। कोयल बोलो, मैं और क्या कर सकता हूँ। तो मतलब यहाँ पे लेखक कवि कह रहे हैं कि मैं और क्या कर सकता हूँ अपने कलम के माध्यम से। मैं अपनी कलम के माध्यम से क्रांति लाने के लिए तत्पर हूँ, है ना। गांधी जी के स्वतंत्रता अभियान की खातिर मैं अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हूँ। तो बच्चों, इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए आप इसी को रिवाइज़ करिए और ठीक से पढ़िए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।